फ्रिक्शन पर बच्चों कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। हमें यहाँ पर एक इस तरह का सिस्टम दे रखा है, ये लीजिए एक सिस्टम है बच्चों। यहाँ पर एक मास आपको दे रखा है बच्चों 10√2 kg का, 10√2 kg का मास है। और यहाँ पर जो एंगल है बच्चों वो दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों दैट इज इक्वल टू 0.1। और इधर बच्चों यहाँ पर एक पुली दे रखी है। और ये लीजिए साहब, हमने यहाँ पर से इससे एक मास सस्पेंड कर दिया बच्चों। मास कितना सस्पेंड किया, हम मास सस्पेंड कर देते हैं, चलिए साहब 50 kg का मास। आपको बच्चों एक्सीलरेशन बताना है। यू नीड टू डिटरमाइन एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको एक्सीलरेशन और टेंशन बताना है बच्चों। वीडियो को क्षणिक देर के लिए बच्चों पॉज करके आप जो है सॉल्व कीजिए। अभी देखिए, हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो एफबीडी बनाऊं तो 50 kg के मास पर तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है साहब। एक तो 50g नीचे लग रहा है और t ऊपर लग रहा है। भाई mg तो नीचे लगना है और t जो है बच्चों वो ऊपर लगना है। और जब तक स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन भी सेम है। तो ये कुछ होगा बच्चों, एक बात। और रही बात ये 10√2 kg के मास की बच्चों, तो इस पर क्या होगा, इधर तो सर्टेन है बच्चों 10√2 cos 45 इंटू जी, इतना लगना ही लगना है। इधर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगना ही लगना। और यहाँ पर जो अलोंग द सरफेस लगेगा बच्चों वो 10√2 इंटू जी इंटू साइन 45 लगेगा। अब यहाँ एक बात आपको और नोटिस करना पड़ेगी बच्चों। चलिए ये तो फोर्सेस आप लोगों ने काउंट कर लिए कि ऐसे 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 कुछ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हाँ टी भी ऊपर लग रहा है, ये भी सर्टेन है। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या बच्चों ये देखना पड़ेगा कि ये जो 10√2 kg का मास है ये कहाँ जा रहा है। क्या ये नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है। वेदर इट इज मूविंग डाउनवर्ड और अपवर्ड दैट हैज टू बी सीन, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप कुछ सपोज कर लेते हैं भाई, हमने इस तरह के सम्स पहले भी करे हैं लेकिन वो सरफेसेस स्मूथ हुआ करती थी, अभी फ्रिक्शन वाली है। तो हम एक काम करें साहब, 10√2 kg का जो मास है उससे मैं मान लेता हूँ कि वो नीचे आ रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है बच्चों तो लाजमी है उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों वो ऊपर लगेगा। इफ इट इज सपोज दैट 10√2 kg मास इज मूविंग डाउनवर्ड तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उस पर बच्चों ऊपर। तो यहाँ क्या पिक्चर बनेगी, यहाँ बनेगी बच्चों ये 10√2 इंटू जी इंटू साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, ये हो जाएगा माइनस टी माइनस एफ। और एफ की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0.1 इंटू 10√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 10 और इज इक्वल टू कितना बच्चों 10 इंटू ए। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में आई है। भाई हमने क्या करा, इसको नीचे लिया तो ये 10√2 इंटू 10 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस टी ऊपर लग रहा है, ठीक बात साहब, माइनस एफ। और एफ की वैल्यू कितनी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एफ की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन और म्यू की वैल्यू है बच्चों 0.1 और एन की वैल्यू 10√2 है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 10 इक्वल टू 10 है। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन जो है बच्चों वो क्या होगी, अभी अगर मान लीजिए ये अगर नीचे आ रहा है तो लाजमी है बच्चों 50 kg के मास को कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। 50 kg के मास को ऊपर जाना पड़ेगा। अभी 50 kg के मास को ऊपर जाना पड़ेगा मतलब 50 kg पर टी ऊपर और 50g नीचे। तो 10 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना बच्चों 50 है। एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। भाई इसको आपने नीचे माना तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा, ऊपर वाला फोर्स कम, माइनस कर दिया। और ये वाला के जो है बच्चों ये ऊपर जा रहा तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा और नीचे वाला फोर्स कम, तो ये कुछ हो गया। अभी इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड कीजिए। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल हो गया। और ये बच्चों 10 10 जा 100 माइनस ये 0.1, ये 10 इंटू 10 बच्चों 100 माइनस 0.1 इंटू 0.1 मतलब 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 500 और इज इक्वल टू कितना बच्चों 60 इज इक्वल टू 60 और ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ए की वैल्यू जो होगी ये 500, 10 में से 100 जाएंगे तो बचेगा बच्चों -410 अपॉन कितना बच्चों 60। और यहाँ 0 से 0 कैंसिल होके अब बच्चों -41/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, ये आपके पास में आ गया बच्चों। और यहाँ देखिए एक्सीलरेशन जो आ रहा है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है, एक्सीलरेशन जो है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। मैंने जो कहा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और सारा कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही है बच्चों। 10 10 जा 100 इंटू 0.1 विल बिकम 10
तो मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही करा। तो बच्चों ये तो आपके पास में इस केस में एक्सेलरेशन आ गया। और अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन आया उसको इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में फीड कर दीजिए। सपोज कीजिए यहाँ फीड कर दिया, यहाँ फीड कर दिया। ऑफ कोर्स यहाँ फीड करना रिलेटिवली आसान जाएगा, आप यहाँ रख देंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, टेंशन। चलिए हम इसमें अगर रख कर देखें, एक मिनट हम इसमें रख कर देखें बच्चों। हमें इसमें रखता हूँ, सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ। ये जो आई है ना वैल्यू, इससे बच्चों मैं कहाँ रखता हूँ, यहाँ पर। तो यहाँ रखूंगा बच्चों तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आएगी बच्चों ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो दिस वुड बिकम 500 और बच्चों प्लस 50 इंटू कितना बच्चों, -41/6। आप इन दोनों में से अगर चाहें तो 50 कॉमन निकाल दीजिए। सो दिस इज 10 -41/6, यानी 60 में से 41 जाएंगे बच्चों तो 50 इंटू 19/6 न्यूटन। सो दिस वुड गिव यू द टेंशन। इस तरह से बच्चों टेंशन आ गया, इस तरीके से आपके पास में एक्सीलरेशन आ गया, ये कुछ आ गया। अब ये तो मैंने बच्चों उस तरह से किया जिसमें मैंने 10 kg के मास को नीचे जाता हुआ माना, इस वाले मास को मैंने नीचे जाता हुआ माना। फर्ज कीजिए अगर मैं ऐसा ना करते हुए अगर मैं इससे ऊपर जाता हुआ मानूं और 50 kg को नीचे आता हुआ मानूं तो क्या होगा बच्चों। जहाँ तक 50 kg का सवाल है तो उसका FBD तो वैसा का वैसे ही बनेगा, इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस ओनली, चैप्टर क्लोज। लेकिन जहाँ तक इस 10√2 kg का सवाल है बच्चों तो इस पर T लग रहा है ऊपर। और एक सेकेंड, इसका FBD पहले मैं एक बार प्लॉट किए लेता हूं बच्चों। ये लीजिए यहाँ पर जो है इस पे इधर कितना फोर्स लगेगा बच्चों, 10√2 cos 45। इस पर 10√2 cos 45 और इधर क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। और इधर लगेगा बच्चों T, इधर लगेगा बच्चों 10√2 sin 45, 10√2 sin 45। अच्छा इंटू जी करना बाकी है अभी, इंटू जी कर लीजिए। और इस बार क्या कर रहा हूं बच्चों मैं, आई एम सपोजिंग दैट दिस 50 kg इज मूविंग डाउनवर्ड। अगर ये 50 kg डाउनवर्ड जाता है बच्चों तो क्या होगा, तो ये 50 kg अगर डाउनवर्ड जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर जाएगा बच्चों तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में इसका FBD ये बन जाएगा। आई रिपीट बच्चों, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, और अगर ये 10√2 ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके मोशन के रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। ये कुछ आएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर वापस से वही इक्वेशंस बनाते हैं। अब ये नीचे जा रहा है बच्चों तो ये क्या होगा, 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 माइनस टी इज इक्वल टू बच्चों 50 इंटू ए, 50 इंटू 10 माइनस टी इक्वल्स टू 50 इंटू ए। और रही बात बच्चों इसकी, तो इसको देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए इस पर टी प्लस का रहेगा बच्चों, स्मॉल एफ जो है वो नीचे रहेगा। और साथ में और एफ की वैल्यू भी लिख ही देता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ लगे आता हूँ। एफ की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एफ की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू है बच्चों 0.1, और n की वैल्यू कितनी बच्चों, दिस इज 10√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 और इंटू 10। भाई ये देखिए ये तो हो गया t माइनस स्मॉल एफ की वैल्यू बच्चों म्यू की वैल्यू कितनी 0.1 इंटू n कितना बच्चों, n की वैल्यू होगी 10√2 cos 45 और इंटू 10 और माइनस ये भी, माइनस ये कितना बच्चों 10√2 और साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 और इंटू 10 इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू 10√2a। अच्छा मैंने एक गलती यहाँ पर और भी करी है बच्चों, पिछले केस में भी करी है मैंने, कि ये मास 10√2 kg का था। यस, दिस मास वाज ऑफ नॉट 10 kg, 10√2। होप आप लोगों ने शायद ये गलती पकड़ भी ली होगी पर मुझे बता नहीं पाए। ये 10√2 था तो ये 10√2a कर दिया। ये लीजिए साहब 10√2a कर देता हूं। तो अभी तो मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर भी बच्चों वो नहीं आएगा जो था, आंसर भी कुछ और आएगा। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर भी रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 60a, एक्चुअली दैट इज 10√2a, दिस इज 5√2a। इसमें से बच्चों मैंने 10a कॉमन निकाल दिया तो ये बचेगा बच्चों √2 + 5। और इस तरीके से बच्चों आपके पास में a की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी बच्चों -410 अपॉन कितना बच्चों, ये है 10 इंटू 5 + √2।
ये आपके पास में a आया। अच्छा, ये जो a की वैल्यू आई है दैट यू कैन पुट इनटू एनी ऑफ दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ t। आपके पास में t आ जाएगा। अब यहाँ मैं आ रहा हूँ बच्चों, मैं वही काम वहाँ पर कर रहा हूँ। पिछले केस में मैंने इसको नीचे जाता हुआ माना था, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स लगा था ऊपर। इस बार बच्चों मैं इसको नीचे जाता मान रहा हूँ, तो ये ऊपर जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा नीचे। तो बच्चों यहाँ पर जो है कुछ आपके पास में ये इक्वेशन बनेंगी दो। भाई इक्वेशन सही बनी है नहीं, चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये तो नीचे लग रहा है। चलिए, तो 50 इंटू 10 माइनस टी इक्वल टू कितना बच्चों 50 इंटू ए। और ये देखें तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा, नीचे वाला फोर्स कम। नीचे फोर्स है बच्चों स्मॉल एफ और नीचे फोर्स है बच्चों ये 10 रूट 2 साइन 45 इंटू 10 होगा। और f की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू है 0.1, एन की वैल्यू इतनी, cos 45 की वैल्यू इतनी, इंटू 10 इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों को यदि बच्चों मैं ऐड करता हूं तो मैं क्या पाता हूं, जरा मैं देखूं। मैं यहाँ पर t से t क्या कर दूं बच्चों, कैंसिल कर दूं। तो 50 इंटू 10 विल बिकम 500 बच्चों, और ये √2 से √2 कैंसिल, यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों 10, 0.1 इंटू 10 इंटू 10 10, और यहाँ क्या होगा बच्चों 10 इंटू 10 100, और इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यू कैन सॉल्व दिस एंड यू विल बी गेटिंग दिस इज 50a प्लस 10 √2 है। फिर वही घिसी पिटी सी बात, इनमें से 10a कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो 5 प्लस √2 कॉमन आ जाएगा। होप मैंने सब कुछ सही करा। ये 500 है, ये माइनस है, और वो भी माइनस है, वो 100 हो गया, और ये 10 हो गया बच्चों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर a की वैल्यू देखिए बच्चों, वो आ गई कितनी 390/10 इंटू 5 प्लस √2, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ आप देखिए जो दोनों आंसर्स आ रहे हैं, जरा दोनों आंसर्स को हम गौर करें। पहले वाले केस से जो आंसर आया बच्चों वो ये आया, और दूसरे वाले केस से आंसर ये आया। अब हमने क्या बच्चों, अभी तक हमने पहले भी इस तरह के सम्स करे हैं। उसमें हम क्या करते थे कि जब कभी अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आता था तो उसके हम दो मीनिंग निकालते हैं। उसके दो मीनिंग हम निकालते हैं। हम बोलते हैं अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब या तो उसका मतलब हम बोलते हैं कि वो रिटार्डेशन है। भाई अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया तो मैं बोल दूंगा वो रिटार्डेशन है। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका क्या बोल सकता हूँ बच्चों में कि अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो उसका मतलब होगा कि हमने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना है, अब मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, या एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों कि हमने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को सपोज करा है, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं मिल रहा, एक्सेलरेशन आपको उसके अपोजिट, उसकी विपरीत दिशा में मिल रहा है। इसका यही तात्पर्य हुआ। भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब उसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ उसका ये है कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन है, या फिर जिस डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन सपोज करा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए रिटार्डेशन वाला केस तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज यू रिलीज द सिस्टम फ्रॉम रेस्ट। भाई एक मास ऊपर रखा हुआ था, वहाँ पर एक मास लटक रहा था, आपने रेस्ट से छोड़ा, अब उसके बाद में काहे का रिटार्डेशन। भाई अगर पहले से कोई स्पीड मिली होती तो उसकी स्पीड बाद में कम हो रही होती तो मैं समझता हाँ यार स्पीड कम हो रही है मतलब वो रिटार्डेशन है। अब वो वाला केस तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ तो यही केस पॉसिबल हुआ ना कि जिस डायरेक्शन में आपने माना है उसके अपोजिट है। भाई अगर मान लीजिए मैं सॉल्व करता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल में सॉल्व करता हूँ, और मेरे पास में सॉल्व करने पर जैसे मैंने माना कि ये बॉडी इधर जा रही है और a की वैल्यू फर्ज कीजिए -2 आई, तो इसके मैं दो ही मतलब निकालूंगा। या तो मैं बोलूंगा कि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, इट इज़ अ केस ऑफ रिटार्डेशन, और आई से कि भैया एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सपोज किया गया, इस डायरेक्शन में नहीं, वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यही मानेंगे भैया। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर जरा गौर कीजिए। यहां पर आपने एक तरह से आंसर नेगेटिव आया, एक तरह से आंसर पॉजिटिव आया। अब मान लीजिए क्लास में दो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। ए ने सॉल्व करा, उसका आंसर ये आया, बी ने सॉल्व करा, उसका आंसर ये आया। अब ए ने जब सॉल्व करा तो ए का आंसर क्या आया, ए बोलता है कि साहब आंसर चूंकि नेगेटिव आ रहा है, वो लिख के आया था एग्जाम में, कॉपी में लिख के आया था कि साहब इसका आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब ये बॉडी जो है जो मैंने जिसको नीचे जाता हुआ माना वो नीचे नहीं वो ऊपर जा रही है, खेल खत्म। भाई वो ये बोल देता है कि दिस बॉडी इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड, दिस बॉडी इज मूविंग अपवर्ड विद दिस सेम एक्सेलरेशन। भाई a इक्वल्स टू -2 आया, इसका मतलब ये हुआ कि उस डायरेक्शन में अगर a -2 है तो निश्चित तरह से बच्चों इस डायरेक्शन में a इक्वल्स टू +2 होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, फिनिश, खेल खत्म। लेकिन वो क्या बोलता है कि आंसर तो इतना ही है लेकिन ऊपर जाते हुआ नहीं नीचे जाता हुआ है। वो कर क्या जाता है, क्योंकि अभी तक यही पता है कि अगर इस डायरेक्शन में a -2 है तो इस डायरेक्शन में a +2 होगा। करके आ गया भैया, बात खत्म। उसने गलत भी क्या करा, बिल्कुल सही बात है। और ये बोलता है कि बी ने सॉल्व करा, उसने लिखा ये आंसर उसका प्लस आया, वो तो खुश कि चलो ठीक है, वेल एंड गुड भैया, एक्सेलरेशन इतना है। अब जब एग्जाम हॉल के बाहर आकर दोनों बातें करते हैं तो बोले यार
मैंने सॉल्व किया था, ए बोलता मैंने सॉल्व किया था, ये नीचे जाता हुआ माना, आंसर नेगेटिव आया, मैंने लिख दिया ऊपर जा रहा है। बोले ठीक साहब। बी बोलता बोले बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि मैंने देख नीचे जाता हुआ माना था तो ये ऊपर गया, मतलब अपने दोनों के आंसर ठीक है। लेकिन फिर बाद में वो आंसर्स को टैली करते कि अच्छा चल बता तेरा आंसर कितना है, तेरा आंसर कितना है, तो बताता यार ये मेरा आंसर ये आया, और वो बोलता है ये, अरे यार बोले यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। चल भाई तूने अगर तूने इसको नीचे जाता हुआ माना और नेगेटिव आ गया तो तू उसका अपोजिट कर ले, ठीक है मान लिया बात, लेकिन वैल्यू तो उतनी होगी ना भाई, a = -2 तो a = इधर +2 हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर -2 तो इधर +1.8 हो जाएगा या 2.1 हो जाएगा, है तो उतना ही। तो बोले आंसर तो फिर मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम आना थे, पर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं आए। आए क्या, गौर कीजिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आए क्या, नहीं आए। तो यहाँ बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अभी तक हम लोग यही मानते थे कि अगर इस डायरेक्शन में a - 2 है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में a + 2 होगा। लेकिन बच्चों वो ऐसी सरफेसेस होती थी जिनमें कोई रफनेस नहीं थी, जिनमें कोई खुरदुरापन नहीं था, जिनमें कोई फ्रिक्शन नहीं था। अगर फ्रिक्शन होगा तो बच्चों फिर ये वाला फंडा एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। अगर फ्रिक्शन होगा बच्चों तो ये वाला फंडा एप्लीकेबल नहीं होगा। अमूमन हमारा आंसर जब नेगेटिव आता है तो हम बोल देते हैं कि वो उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में हमने माना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों दिस इज नॉट द केस विच यू कैन अप्लाई इन केस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के केस में बच्चों आपको क्या करना होगा मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रिक्शन के केस में आपने जिस डायरेक्शन, अगर आंसर नेगेटिव आ गया मतलब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जिस डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन सपोज करा है उस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है। जिस डायरेक्शन में आपने नेगेटिव लिया बच्चों, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव आया आंसर, उस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नीचे नहीं जाएगा, ये सर्टेन है। अब ये इससे ये नहीं कह सकते कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो क्या उतने ही एक्सेलरेशन से जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। जब भी कभी फ्रिक्शन आ जाए बच्चों तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है उस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग कि इधर जितना नेगेटिव आया ऊपर उतना ही पॉजिटिव आएगा। अगर ये रफ सरफेसेस नहीं होती ना, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेसेस होती ना, तो बिल्कुल यही बात होती कि अगर ऐसे जाकर a - 2 आया तो कंफर्म ऐसे जाता हुआ मानते a + 2 आता, स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ बच्चों, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग कि अगर ऐसे जाने पर -2 आया तो ऐसे जाने पर +2 ही आएगा, बशर्ते सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हो, घर्षण रहित हो, स्मूथ सरफेस हो। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन वाली सरफेस है बच्चों, अगर वो खुरदुरी सतह है, तो आप देखिए ऐसे केस में आपने माइनस आया, ऐसे केस में प्लस आया, वहां तक तो बात हो गई, लेकिन दोनों वैल्यूज सेम नहीं आई हैं। जब भी कभी फ्रिक्शन वाली सरफेस हो बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपने मोशन को सपोज करा है, मोशन उस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। ये आपको कंटेस्ट रखना बच्चों। मेरे ख्याल से ये फंडा क्लियर हुआ होगा, और मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको ये और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए साहब, हम एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ हमें दे रखा है, मान लीजिए इस तरह की एक डबल इंक्लाइन प्लेन दे रखा है हमको। दोनों तरफ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बच्चों वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पर बच्चों एक मास रखा हुआ है 5 kg का, यहाँ पर एक मास रखा हुआ बच्चों 7 kg का। इधर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों वो 0.8 है, इधर 0.9 है। और ये लीजिए साहब, इनको इस तरह से एक चकती से, एक पुली से बांध दिया। अभी फटाफट बच्चों आप क्या करेंगे, आप एक्सेलरेशन और टेंशन बताएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब जिस डायरेक्शन में आपने मोशन माना है उस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आंसर गलत है। और ये गलत है तो अकॉर्डिंगली जो टी की वैल्यू आएगी बच्चों वो भी गलत आएगी। हाँ, यहाँ से जो ए आया है बच्चों वो पॉजिटिव आया, मतलब ये सही है, मतलब 50 kg का मास नीचे जा रहा है और 10√2 ऊपर जा रहा है। और ये जो ए की वैल्यू आई है बच्चों उसे आप दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे, टी आ जाएगा। मतलब इस तरीके से ए गलत आया और टी भी गलत आया है, टी भी गलत आया है। अब हमको क्या करने को बोला है बच्चों, अब हमको बोला है यहाँ पर, तो इससे आपका फंडा और अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक मैं यहाँ पर एफबीडी बनाता हूँ बच्चों। तो एक बात तो पहले ये कि ये 5G पर 5G sin 45 मतलब कुछ ऐसा रहेगा बच्चों। और ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने इस पर N1 मान लिया, स्ट्रिंग में टेंशन मैंने T मान लिया। और ये कितना होगा बच्चों 50√2 sin 45, 50/√2 सॉरी 50/√2 ये लीजिए।
आई रिपीट, मैंने क्या क्या करा यहाँ पर बच्चों। मैं पहला काम तो यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि इसमें देखिए द सिस्टम इज अंडर, अगर ये 5 kg को देखें तो पहले 5 kg का मैं एफबीडी बना रहा हूँ, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। अब जब मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, तो इस 5 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस 5 kg पर इधर लग रहा है 5g साइन cos 45, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये लग रहा है। और इसी तरह से बच्चों जो 7 kg का मास है, 7 kg के मास पर इधर लगेगा 7g cos 45, इधर लगेगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, इधर लगेगा बच्चों 7g sin 45, और इधर बच्चों t, भैया ये धागे में टेंशन t है, धागे में टेंशन टी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों ये तो हमारे पास में नॉर्मल में जो नॉर्मली जो एफबीडी बनने हैं वो बन गए, लेकिन अब हमको यहाँ पर ये मानना है कि कौन सी बॉडी किधर जा रही है। अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड होगी, क्योंकि फ्रिक्शन बच्चों हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है सरफेस के रिस्पेक्ट में उसके अपोजिट लगेगा। तो मैं यहाँ पर दो केसेस ले सकता हूँ बच्चों। अगर मैं पहला केस लेता हूँ कि 5 kg इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर 5 kg डाउनवर्ड जा रही है तो बट ऑब्वियसली बात है बच्चों दिस इज मूविंग अपवर्ड। If this is moving downward, then this has to move upward. So if it is moving downward, बच्चों frictional force would act upward. ये होगा। और अगर 7 kg ऊपर जा रहा है बच्चों, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा बच्चों इस पर वो डाउनवर्ड लगेगा, वो इस पर डाउनवर्ड लग जाएगा। ऐसी कुछ पिक्चर आपके समक्ष आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, n1 की वैल्यू कितनी आ गई, n1 की वैल्यू बच्चों इसके बराबर आएगी विच इज इक्वल टू 25√2, क्योंकि 50 को √2 से डिवाइड करने पर बच्चों 25√2 आएगा। और यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो n2 की वैल्यू आप सॉल्व करके देखिए 7 × g × cos 45, आप बड़ी सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं बच्चों। ये 10√2 न्यूटन 35√2 न्यूटन आ जाएगा। तो ये n1 आ गया, वो n2 आ गया। अभी फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं यहाँ पर निकालूँ बच्चों तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा बच्चों वो यहाँ पर होगा म्यू, यहाँ का म्यू कितना 0.8 × 25√2। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ बच्चों आई विल गेट दिस इज 20√2 न्यूटन। और यहाँ पर F2 की वैल्यू निकालूँ बच्चों तो दैट इज 0.9 N2, और ये हो जाएगा बच्चों 31.5 N2, और सॉरी 35.1 एक सेकेंड, ये 35√2 और 31.5√2 न्यूटन। सो दीज आर द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये पहले वाले पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा, दूसरे वाले पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा, समझ में आ गया आपको बच्चों। F1 और F2। आफ्टरवर्ड्स में क्या करूंगा बच्चों, आफ्टरवर्ड्स में मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। इट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जा रहा है बच्चों। तो ये कितना होगा देखिए 50/√2 मतलब 25√2 माइनस टी माइनस F1 की वैल्यू कितनी बच्चों 20√2 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, दिस इज 5a एंड लेट मी सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई रिपीट बच्चों यहाँ पर कितना लग रहा है 25√2 माइनस F1 माइनस टी, और F1 की वैल्यू मैंने निकाली है बच्चों वो 20√2 आ रही है, और ये कुछ हमारे पास में इक्वेशन बनकर आ गई एक। और दूसरी बात बच्चों अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वाला मास कहाँ जा रहा है, ये वाला मास ऊपर जा रहा है, ये वाला मास ऊपर जा रहा है, इसलिए इस पर टी ऊपर माइनस F2 की वैल्यू कितनी बच्चों, F2 की वैल्यू एज यू कैन सी इज इक्वल टू 1.5√2 माइनस कितना बच्चों माइनस F2 की वैल्यू तो लिख दी, और ये 7g sin 45 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो वो आएगी 35√2 और इज इक्वल टू कितना बच्चों 7a एंड दिस वुड बी अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई रिपीट बच्चों इस पे क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो टी ऊपर हो जाएगा। F2 की वैल्यू नीचे जिसकी वैल्यू ये, और ये 7g sin 45 की वैल्यू ये आएगी। होप मैंने सारी वैल्यू सही लिखी। अगर मैं कहीं कोई वैल्यू लिखने में गलती कर दूं बच्चों तो अपना हाँ बड़ा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी तो मैं यहाँ पर देखूँ बच्चों, यहाँ पर माइनस टी से प्लस टी के हो रहे हो, वही कैंसिल हो रहे हो, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और ये 25√2 में से 35√2 जाएंगे, -10√2 माइनस 30√2 माइनस 61.5√2 इज इक्वल टू बच्चों 12a। इसको सॉल्व करा, a की वैल्यू कितनी आ गई -61.5√2/12। और फर्दर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में उत्तर कुछ ये प्राप्त होगा बच्चों।
मैंने 5 केजी को नीचे जाता हुआ माना, तो बच्चों नीचे वाला फोर्स ज़्यादा था, ऊपर वाले दोनों फोर्सेस कम थे, मैंने माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 5 है। और दूसरा वाला केस जो है बच्चों, इसमें ये ऊपर जा रहा तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा, नीचे वाले दोनों फोर्सेस कम, कुछ ऐसा, दोनों को ऐड करा बच्चों, ए की वैल्यू कुछ ही आ गई। ये तो पहला केस हो गया बच्चों इसको सॉल्व करने का। अभी मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ बच्चों। इसमें मैं ये जो है, इससे मैं 7 केजी को जो है बच्चों नीचे जाता हुआ मानता हूँ, तो ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये ऊपर जाएगा। इफ इट इज मूविंग डाउनवर्ड देन दिस हैज टू मूव अपवर्ड। अब बच्चों यहाँ पर मैं फिर से एबिलिटी बनाता हूँ, तो 5 केजी वाले मास पर इधर 50√2 लगेगा, वो आपको समझ में आया। इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो भी आपको समझ में आया होगा। टेंशन टी लगेगा, वो भी समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। और 50√2 लगेगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। ओ नो 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 नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट 50, दिस इज 50 इंटू साइन 45, सो वुड गिव यू 50/√2। हियर आल्सो दिस इज 50/√2, 50/√2। अब इस 7 केजी वाले पे देखें बच्चों, तो 7 केजी वाले पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, 7 केजी वाले पर बच्चों इधर लग रहा है 70/√2, ये हो जाएगा। और बच्चों क्षमा चाहूँगा, इधर कितना आएगा बच्चों ठीक आए जा रही है भैया, यहाँ पर 70/√2, तो इस पर इधर लगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा, और ये along द प्लेन कितना लगा बच्चों, 70/√2। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये along द प्लेन जो लगा वो 70/√2 लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगा, टी ऊपर लगा, ये तो सर्टेन है। इन चारों फोर्स के बारे में तो बिल्कुल बोल सकते हैं, हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया इनके ऊपर। पर अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी जैसे काउंट हो चुका है बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी काउंट हो चुका। अब आप किसको नीचे जाता मान रहे हैं, यू आर सपोजिंग दैट दिस मास इज मूविंग डाउनवर्ड, एंड इफ दिस मास इज सपोज टू मूव डाउनवर्ड, डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी एक्टिंग अपवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड रहेगा। और अगर ये मास ऊपर जा रहा है बच्चों, सो दैट आई कैन से दैट फ्रिक्शनल फोर्स वुड एक्ट डाउनवर्ड। अगर बच्चों ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी बच्चों। तो ये लीजिए, हमारे पास में चारों के दोनों के एबिलिटी बनकर आ गए। अब ये देखिए बच्चों, दिस इज मूविंग डाउनवर्ड। अब 70/√2 मतलब कितना बच्चों, 70/√2 मतलब 35√2, ये 35√2 हो जाएगा। और ये बच्चों टी ऊपर लग रहा है, और F2 भी ऊपर लग रहा है। और F2 की वैल्यू कितनी बच्चों, F2 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो तो उतनी की उतनी रहेगी। F2 की और F1 की वैल्यू निकाल चुके हो, तो चलिए मैं वो रखता हूँ। टी तो ये नीचे लगा 35√2 और माइनस टी ऊपर, और F2 की वैल्यू है बच्चों कितनी, दैट इज इक्वल टू 31.5√2 इज इक्वल टू कितना भैया, 7a, ये हो जाएगा। और बच्चों अब इसके बारे में बात करूं, देन दिस इज मूविंग अपवर्ड, एंड इफ इट इज मूविंग अपवर्ड, सो अपवर्ड फोर्स वुड बी एक्सीडिंग द डाउनवर्ड फोर्स। तो टी ऊपर है बच्चों। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है बच्चों 20√2 है साहब, चलिए 20√2। और ये वाला जो फोर्स है बच्चों, दिस इज 25√2, ये लीजिए, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 5a। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरह से दो इक्वेशन बन जाएंगी। अभी दोनों इक्वेशन को मेरे को क्या करने का है रे बाबा, ऐड करने का है ना रे। माइनस टी से माइनस टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये माइनस टी से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा बच्चोअभी कितना आएगा, ये -45 -10 -41.5 -41.5√2 इज इक्वल टू बच्चों 12a। और a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -41.5√2/12। और आप चाहे तो फर्दर सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट होगा। तो अब ये आपके पास में आंसर आए। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिए, होप मैंने सारे कैलकुलेशन सही करे। अगर नहीं भी करे हो बच्चों, तो एक बात जरूर मैंने सही करी है, और वो क्या मैं आपको बताता हूँ। पर यहाँ पर जरा गौर कीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को फिर दो लोगों ने सॉल्व किया। दो लोगों ने सॉल्व करा बच्चों, ए और बी। ए सॉल्व करता है, ए बोलता है कि चल यार एक काम करते हैं, अपन इसको मान लेते हैं 5 kg नीचे आ रहा है। उसने मान लिया कि चलो 5 kg नीचे आ रहा है, और अकॉर्डिंगली उसने सॉल्व करा, आंसर ये आ गया। तो वो ये बोल के आया था कि आंसर तो यही है साहब, लेकिन 5 kg नीचे नहीं जा रहा, 5 kg ऊपर जा रहा है। इस तरह से ये लिख कर आ गया। मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। उसने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया, ही टोल्ड कि साहब आंसर तो यही है,
आंसर तो यही है, लेकिन 5 kg नीचे नहीं 5 kg ऊपर जा रहा है, और 7 kg ऊपर नहीं 7 kg नीचे जा रहा है। इस तरह से उसने बोल दिया कि 5 kg इज मूविंग डाउनवर्ड एंड 7 kg इज मूविंग अपवर्ड। ये उसका आंसर आ गया। भाई उसने ऐसा माना था, उसने ऐसा माना था कि 5 kg नीचे जा रहा है 7 kg ऊपर जा रहा है, तो उल्ट हुआ ये नहीं, हुआ कुछ ऐसा उसके अकॉर्डिंग कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। इस तरह से उसका आंसर वो लिखकर आ गया कि 7 kg इज मूविंग डाउनवर्ड और 5 kg इज मूविंग अपवर्ड विद दिस एक्सेलरेशन। ठीक साहब। अब इसी क्वेश्चन को बी ने सॉल्व करा और बी ने 7 kg को नीचे जाता हुआ माना, तो आंसर नेगेटिव आ गया। तो उसने बोल दिया कि नहीं 7 kg नीचे जाता हुआ मान रहा है, वो 5 kg ऊपर जाता हुआ मान रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा, वो तो उल्टा हो रहा है, 7 kg ऊपर जा रहा है और 5 kg नीचे आ रहा है। ऐसा उसने बोल के आ गया कि चलो साहब ऐसा होगा। अब एग्जाम हॉल के बाहर आकर दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं, बोले यार मैंने 5 kg को नीचे जाता हुआ माना, आंसर नेगेटिव आया, तो मैंने बोल दिया कि वो नेगेटिव है, इसलिए मतलब वो नीचे नहीं, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं नीचे जा रहा है, उल्टा कर दिया उसने। बोला ठीक। बी बोले यार मैंने 7 kg को नीचे जाता हुआ माना, आंसर नेगेटिव आ गया मेरा भी, तो मैंने 7 kg को ऊपर जाता हुआ मान लिया, लिख कर आ गया मैं। बोले यार ये कैसी बात हुई, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर जाना है, और अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर जाना है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर इसको मानो तो भी नेगेटिव, इसको मानो तो भी नेगेटिव, ये कैसी बात हुई। भाई अगर ऐसे में नेगेटिव है तो ऐसे में पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे में नेगेटिव तो ऐसे में पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये बात होना चाहिए, पर ये तो हुआ ही नहीं साहब। यहां जाकर दिमाग ठनका, बोले अरे यार ऐसा तो नहीं कि अपन ने कोई कैलकुलेशन में गलती करी है, फिर से सॉल्व करके देखा, आंसर वही। बोले कैलकुलेशन तो सही है। तो क्या हुआ बच्चों, बात वही थी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो उनसे छूट रहा था दोनों से, ए और बी से, कि वो ये जानते थे कि अगर इस डायरेक्शन में a-2 है तो इस डायरेक्शन में a+2 होगा, लेकिन वो तब होता है बच्चों जब सरफेस इज स्मूथ, एंड इफ सरफेस इज हैविंग सम काइंड ऑफ रफनेस, सम फ्रिक्शन इज देयर, सम फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशिएंट इज देयर, देन व्हाट डज हैपन बच्चों, आप जिस डायरेक्शन में मोशन मानते हो उस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा वो बात की बात, लेकिन उस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं, ये सर्टन है। फिर आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके करना पड़ेगा। अगर वो आ गया पॉजिटिव तो ठीक है, नहीं आया बच्चों तो फिर उस केस में फिर जो है बच्चों पंगा होगा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए बच्चों कि फ्रिक्शन अगर आ रहा है तो जिस डायरेक्शन में आप मोशन सपोज कर रहे हो, इन व्हाट डायरेक्शन यू पीपल आर सपोजिंग मोशन, मोशन उस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, और मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है, पर उस डायरेक्शन में नहीं होगा, ये कंफर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा ही होगा, जैसा कि स्मूथ सरफेसेस में होता है, पर रफ सरफेस में ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। जैसे पिछले केस में पॉसिबल था, आपने इस डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव आ गया था, तो चलो समझ में आया कि हाँ साहब ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ तो दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब मोशन इस केस में पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों, उसके पीछे सिंपल सा रीजन मैं आपको बताऊं बच्चों, किसी भी सिस्टम को मोशन देने के लिए जो मिनिमम फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है, दैट शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ यदि आप गौर करें बच्चों, इफ यू सी हियर देन व्हाट यू विल फाइंड, आप यहाँ पर एक बात पाएंगे कि ये जो अप्लाइड फोर्स होगा, वो जो mg sin थीटा वाला फोर्स जो है बच्चों, वो mg sin थीटा वाला या जो अप्लाइड फोर्स है बेसिकली, वो इतना नहीं मिल पा रहा है कि वो जो है साहब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को क्रॉस कर जाए। भाई आपको किसी भी बॉडी को, सिस्टम को, ऐसा नहीं कि आपने जैसे मान लीजिए सरफेस पे रख दिया, अब इस पर मैं हल्का सा भी फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव कर जाएगी, नहीं, अगर सरफेस स्मूथ है तो हो जाएगी, लेकिन इफ इट इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ रफनेस तो इसको बच्चों मोशन देने में मुझे मेरे बाजुओं में जरा दम चाहिए रहेगा, मतलब मैं जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को क्रॉस नहीं कर लूंगा तब तक मूव नहीं करेगी। तो इन दो प्रॉब्लम्स को कराने के पीछे बच्चों मेरा यही मोटो था।